labor code under Industrial Dispute Act. Okay, the Constitution of Labor Code that the appropriate government may by the gazetted notification constitute one or more labor codes in a district. Okay, एक से ज्यादा लेबर कोड वो रखते हैं. इसका कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ये हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट. आज हम देखेंगे लेबर कोड के ड्यूटीज क्या क्या होती है, व्हाट आर देयर पावर्स, व्हाट आर देयर प्रोसीजर्स, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो duties of a labor code where an industrial dispute has been referred to a labor code for adjudication. देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर कैसे होता है, अभी तक तो हम इंक्वायरी कमेटी, कोर्ट कमीशन इनके बारे में सुन रहे थे. डिस्प्यूट अरोज हुआ दो लोगों के बीच में इंडस्ट्री में, ये डिस्प्यूट आगे बढ़ता है, जाता है कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन बोर्ड या वर्क कमेटी. इनका काम क्या है, सेटलमेंट करना. अभी तक हमने देखा कि हेयरिंग लिखकर इन्वेस्टिगेशन करके, बट उनका काम नॉट टू एडजुडिकेट एंड पास एन अवार्ड. उनका काम है दोनों के बीच का सेटलमेंट करवा के देन अवार्ड पास करना. वन साइडेड नहीं जा सकते वो, राइट. बट अगर आप ऐसी कोई चीज जब वहां पे वो सेटलमेंट पे वो नहीं आ रहे हैं, शायद अबाउट बेट बट कुछ नेगोशिएशन है जो उनके बीच नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में वो मामला चला जाता है लेबर कमिश्नर के पास. जो भी कंसर्न अथॉरिटी के लेबर कमिश्नर होंगे उस लोकल जुरिडिक्शन में जो अपॉइंटेड होगा उसके पास. अब उसके पास हेयरिंग चलती है और वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, देन ये मैटर रेफर कर दिया जाता है लेबर कोर्ट. नॉर्मल सिविल सूट में आप डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं, अपना सिविल सूट फाइल करते हैं, बट लेबर कोर्ट के लिए डायरेक्ट आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए डायरेक्ट आप कोर्ट नहीं जाते. ये प्रोसीजर है, आपको थ्रू लेबर कमिश्नर ही जाना है. ओके, और जब वो लेबर कमिश्नर मैटर को रेफर कर देगा, यस दीज आर द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, I tried this way to resolve the dispute, but the parties are not agree. वो एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के इस मैटर को वो लेबर कोर्ट में रेफर करवा देगा. That's why आप ये वर्ड यूज किया गया है, when an industrial dispute has been referred to a labor court for adjudication. इसके पीछे रीजन ये होता है कि देखिए आप अपना खुद का मैटर रेफर नहीं करते, आप तो अपना मैटर एडमिट करवाने जाते हैं. रेफर कोई थर्ड आदमी करता है आपके लिए, यही है वो रेफरेंस. That yes, there is the existence of dispute. There are chances that the dispute may arise. ऐसे में we tried our best, but the dispute is not resolved between the parties. Hence, I am referring this matter to your honorable court, and it is bound to hold its proceeding expeditiously. थोड़ा मुश्किल होता है, बट लेबर कोर्ट में भी थोड़ा सा जल्दी किया जाता है. रीजन उसके पीछे ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि स्ट्राइक हुई है, इलीगल या इलीगल लॉकडाउन है, लॉकआउट या इलीगल ले ऑफ है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी टू द डिस्प्यूट का नुकसान होते जा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो. एम्प्लॉय के लिए ब्रेड बटर की प्रॉब्लम है और एम्प्लॉयर के लिए उसकी फैक्ट्री का लॉस हो रहा है, उसकी जीडीपी गिर सकती है, शेयर मार्केट डाउन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट. ये दोनों चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है. इसी वजह से इनको पीडी ट्रायल दिया गया. पीडी ट्रायल होगा तो इनका काम बहुत इजीली बनता है, अदरवाइज नहीं. व्हाट माय पॉइंट.
ये सेक्शन 15 के अंदर आता है। अंडर सेक्शन 10 appropriate government is the authorities to make a written reference for the adjudication of labor code। यही वो चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एडजुडिकेशन होता है। और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मीन्स जो लेबर कमिश्नर है वो रेफर कर रहा है, लेबर कमिश्नर के थ्रू ये मैटर रेफर होते हैं। भैया इसमें चांसेस ऑफ सेटलमेंट नहीं है, प्लीज आप इसको आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। ओके, so section 10 also provides that if the dispute relates to any matter specified in third schedule, which ordinarily should be referred to the industrial tribunal, it may be referred to a labor court. And if the dispute is not likely to more than 100 workers, and the appropriate government thinks fit, it refers same to the labor इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और लेबर कोड का बात समझ में आया। थर्ड शेड्यूल में आपको स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं, समझे, और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। और 100 से कम अगर एंटिटी है आपके पास, ऐसे में ये मैटर आपका लेबर कोर्ट में चला जाए। ये चीजें आपको अभी याद में रखिए, आगे आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जब आप एडवोकेट बन जाएंगे, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ये चीजें आपको उस समय याद रखनी कि आप इंडस्ट्रियल कोर्ट के लिए जा रहे हैं या लेबर कोर्ट के लिए, और क्या क्राइटेरिया है उसके लिए। व्हाट माय पॉइंट? चलिए, जिसमें 100 या 100 से ऊपर होंगे वो लेबर कोर्ट में नहीं जाके वो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल कोर्ट में। लेकिन जिसमें 100 या 100 से कम होंगे वो मैटर जाएगा आपका लेबर कोर्ट में। बट माय पॉइंट। अब उसके बाद आते हैं, एज पर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ लेबर कोर्ट, इट इज नेसेसरी दैट द मैटर्स आर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। कौन कौन से मैटर स्पेसिफाइड है? दैट द प्रॉपर्टी और लीगलिटी, the propriety or legality of an order passed by the employer under the standing order। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि कहीं ना कहीं एक तुरंत का तुरंत ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहां पे होता है कि आपका ये एक नोटिस लगी रहती है, नो स्मोकिंग। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि वहां का वो एक ऑर्डर है। अब उसको आपको हर एक आदमी को आने में राइटिंग में लिख के नहीं देगा, हर एक आदमी को वो ये नहीं बोलेगा, ठीक है, हर एक आदमी को वो ये सारी चीजें नहीं बताता। रीजन, एक एक आदमी को अगर इंडिविजुअली देने बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक लॉस हो सकता है, ठीक है, और वो लॉस अच्छी बात नहीं। तो दैट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। जैसे अभी आपके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, राइटिंग में कुछ नहीं दिया है, बट स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर लेक्चर, राइट। तो दैट इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर, जो एक बार हो गया वही चलता रहेगा। आई बात समझ में? लेकिन ये स्टैंडिंग ऑर्डर अगर इलीगलिटी पे जाता है, जैसे आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में एक एम्प्लॉयर ने दे दिया कि आप सिर्फ 5 मिनट का लंच करेंगे, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है 5 मिनट का लंच, वर्कर है, लेबर है, उन्हें रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट अगर उनको नहीं मिलेगा तो आगे का काम नहीं कर पाएंगे, समझे। और अगर आगे का वो काम नहीं कर पाते और आप कोई भी चीज उनको आप ऐसे ही कोई भी एक ऑर्डर दे दें, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द लेबर इज डूइंग द फिजिकल जॉब, ठीक है। और फिजिकल जॉब के साथ साथ डेंजरस इंडस्ट्री में भी होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में है, बड़े बड़े जो मशीनरी होती है उनके उसमें है, और थकी हुई बॉडी उतना काम या तालमेल नहीं बैठा पाती,
ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी के बाद आगे आते हैं दैट द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर को कैसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, और भी कोई पॉइंट है उसको ऐड करना है, लेकिन मान लेते हैं कि वर्कर्स उसको अलाउ नहीं करते, वर्कर्स को वो बात हजम नहीं हो रही है, ऐसे कंडीशन में ये स्टैंडिंग ऑर्डर आप चैलेंज कर सकते हैं। डिस्प्यूट में जाता है, बाकी जगहों पे जाता है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और वहां पे अगर सेटलमेंट नहीं होता है देन ये मैटर रेफर हो जाता है टू लेबर कोर्ट बाय अ लेबर कमीशन आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर हेयरिंग बिटवीन द पार्टी। ओके, discharge, dismissal of a workman, including reinstatement or grant of a relief to worker wrongfully dismissed। ठीक है, किसी को अगर आपने रॉन्गफुली हटा दिया है, इलीगलिटी से हटा दिया है, उस वर्कर को आपने बगैर उसकी कोई प्रॉब्लम के, बगैर उसकी कोई सजा के आप उसको गलती दे दें और आप उसको सजा दे दें, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए लॉस होता है। विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर आप कोई एक्शन लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करें सामने वाले से कि वो मुस्कुराए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर रीजन बताइए, आपके किए हुए एक्शन का रीजन क्या है। मतलब वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो दिस इज द क्रिएशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। व्हाई, आपके एलिगेशन, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट एक वर्ड हमारे जस्टिस में दिया हुआ है कि दैट ऑडी अल्टम पार्टम। मैंने आप लोगों को हमेशा ये मैगजीन के बारे में बोला है, दैट इज ऑडी अल्टम पार्टम मीन्स लेट द हेयर साइड अदर साइड हियर। जब तक आप दूसरे पार्टी को नहीं सुनते, आप वन साइडेड अपना डिसीजन नहीं ले सकते, वन साइडेड अपना आप कोई भी वो नहीं ले सकते। अगर आपने वन साइडेड कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लिया तो इट शुड बी इनजस्टिस। क्यों है, उसके पीछे का रीजन आपका है कि इनजस्टिस बगैर हेयरिंग के, बगैर सामने वाले को मौका दिए आप करते हैं, भले ही आपका एक्शन कितना भी सही हो, बट इट इज रॉन्ग। सो द डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन मीन उसकी सर्विस से आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया, फोर्सफुली आपने रिस्ट्रेनमेंट कर दिया। रिस्ट्रेनमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जब आप रिस्ट्रेन करते हैं किसी को, तो ऐसे में आपको, ठीक है, ऐसे में आपको होने वाली सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम उस वर्कर को जो फेस करनी पड़ती है। क्योंकि रिस्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, देयर शुड नॉट बी एनी दैट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो वो रिस्टेटमेंट नहीं है, राइट। रिट्रेंचमेंट, सॉरी रिस्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, रिट्रेंचमेंट, ठीक है, वो रिट्रेंचमेंट नहीं होता। बिल्कुल ही दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि अब मेरे पास वर्कर ज्यादा है, जो ओल्ड एज वाले हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो आपकी चीजें अलग मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक्शन लिया है तो वो रिटेंचमेंट नहीं है, वो डिस्चार्ज होता है, डिसमिसल होता है। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर अगर वो कोई डिसिप्लिन तोड़ता है देन यू में प्रोसीड फर्दर, पर उसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। आप उसको शो कॉज नोटिस देते हैं, शो कॉज नोटिस देने के बाद आप वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है,
और वो सारी चीजें कवर अप करने के बाद आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज और डिसमिसल हुआ, इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट में उसको वापस उस सर्विस पे रख देना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मिस्टर ए की कंपनी ने मिस्टर बी जो वर्कमैन है उसको डिसमिस कर दिया किसी भी एक ग्राउंड। ठीक है, आपस में उनके सेटलमेंट बात चल रही है, आपस में सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जनवरी 2019 में उसको डिसमिस किया था, जनवरी 2020 में उसको रीस्टेट किया, मतलब उसको वापस उसी जगह लेकर आए। ठीक है, वापस उसी जगह लाने के बाद जो उसके 2 साल का वेजेस था उसमें अब आनाकानी चल। तो ये यहाँ पे इंक्लूडिंग रिटेंचमेंट ऑफ वर्कर और ग्रांट ऑफ रिलीफ, कि अगर आपका मैटर सॉल्व हुआ है तो वो 2 साल की पेमेंट के बारे में भी सोचिए, और जब उसमें वो प्रॉब्लम आती है तो आप लेबर को जा सकते हैं। और वर्कमैन रॉन्गफुली डिसमिस, कॉमा छोड़कर दूसरा सेंटेंस और फिर कॉमा, तो आपको फर्स्ट वन और थर्ड वन को कनेक्ट करना है, सेकेंड वन आपका अलग है। ओके, तो डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन, कॉमा वर्कमैन रॉन्गफुली डिसमिस, ये एक सेंटेंस हो गया एक साथ, और दूसरा इंक्लूडिंग रीस्टेटमेंट और ग्रांट ऑफ रिलीफ, दोनों अलग अलग है, राइट। ऐसे इसको आपको पढ़ना। विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज, जो भी आपने उसको कंसेशन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल रमजान में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे मुस्लिम वर्कर होते हैं उनको वो छूट दे के रखते हैं। नवरात्र में हिंदू वर्कर्स को छूट दी जाती है कि आप इतना हार्ड वर्क मत करिए, राइट। अलग अलग डिपेंड ऑन द कंपनी, पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो करती हैं। वो आपको जो कंसेशन दिया हुआ है वो कंसेशन है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सर्विस। उसके लिए अगर आपको अब वो 40 साल 50 साल से वो प्रथा चली आ रही है, मिस्टर ए जो एम्प्लॉयर है उनके डैड भी ये सारी चीजें करके रखी थी, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बदलता है तो उनको लगता है नहीं ये तो यूजलेस है, वी आर पेइंग, तो वी आर लायबल टू टेक अ जॉब डन फ्रॉम द अदर साइड। उन्होंने इस कंसेशन को मना कर दिया, जो प्रिविलेज मिलेगी उसको मना कर दिया। अब ऐसे में डिस्प्यूट अरोज होगा, क्योंकि कंटिन्यू चलती चली आ रही चीज को आप अचानक बंद करेंगे तो एक हर्डल आ जाता है, राइट। आप गाड़ी चला रहे हैं, कंटिन्यू आपकी स्पीड में है, जरा सा भी स्पीड ब्रेकर छोटा सा भी आया तो आपकी स्पीड बदल जाती है, डेविएट हो जाते हैं आप ओरिजिनल बन। ओके, ऑल मैटर्स अदर देन द शेड्यूल which are specified in chart। अब पावर और प्रोसीजर, जैसे हमने पढ़ा कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इनका अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कोड है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनके जितने भी जो जजेस हैं, जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो हाईकोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होता है, जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस ऑफ 7 years होता है। मीन्स एक जुडिशरी का काम करते हुए चले आ रहे हैं, और लेबर कोड का पावर इज द सेम which is power provided for a district court. That's why the order passed by any labor court is challengeable before high court only. लेबर कोर्ट के ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे नॉर्मल आप सिविल कोर्ट में जब हायरार्की आप जो कोर्ट पढ़ेंगे तो सिविल कोर्ट में जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन सिविल जज, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, लार्जर बेंच, और उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर द रिकमेंडेशन लेटर बाय द हाई कोर्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। तो जैसे अगर आप हर हाई कोर्ट में आपको लगता है यू आर डिजायरियस कि नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, इमीडिएटली आपको अप्लाई करना पड़ता है, गिव मी द सर्टिफिकेट टू फाइल एन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट नहीं कर सकते, छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं इसके, ठीक है। तो लेबर कोड हैज अवार्ड हैज अ डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट टू द एनी रूल मेड अंडर द एक्ट टू अवार्ड कॉस्ट ऑफ
incidental to any proceeding before it। अब इसको फिर से कॉमा तोड़ के पढ़िए। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हैं। लेबर कोड एज द डिस्क्रिप्शन, कॉमा, ये एक हुआ। सब्जेक्ट टू द एनी रूल मेड अंडर द एक्ट, ये दूसरा हुआ। टू अवॉइड कॉस्ट ऑफ, तीसरा। चौथा, और तीसरा चौथा एक ही साथ है, एंड इंसिडेंटल। और पांचवा टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट। अब यहाँ पे पहले को और लास्ट को जोड़ दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स द लेबर कोड हैज द डिस्क्रिप्शन, और लास्ट वाला सेंटेंस आपका क्या है, दैट टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट, मतलब कोई भी इसमें एक्ट जो इसका जो भी प्रोसीडिंग इसके सामने आती है, नो वन विल स्टॉप लेबर कोड टू एडजुडिकेट द मैटर। डिस्क्रिशनरी पावर जज को दी हुई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी हुई है। इट हैज द फुल पावर टू डिटरमाइन द अवार्ड ऑफ अ कॉस्ट, पेमेंट thereof, and all to give the necessary direction in connection with the same। डायरेक्शन पास करने का लेबर कोड को पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। कंपेंसेशन अलाउ करना है, जो उसकी पेमेंट बाकी है वो तो देनी ही देनी है, कंपेंसेशन भी दिलवाता है और कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग भी करता है। सपोज इलीगल स्ट्राइक है, एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं, ये सारी की सारी गलती दैट ट्रेड यूनियन की थी, तो लेबर कोड उस ट्रेड यूनियन को भी पनिश करता है और कंपेंसेशन देने को बोलता है टू एम्प्लॉयर जस्ट बिकॉज ऑफ द हैरेसमेंट एंड द इकोनॉमिकल लॉस सस्टेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। व्हाट माय पॉइंट, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्लस कंपेंसेशन, ये दोनों पावर लेबर कोड के पास है। वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज एंड डिस्मिस, सेम है। यहाँ पर अगर 100 से ऊपर वर्कमैन है तो इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, एंड द प्रोसीजर्स आर सेम, ठीक है। बाकी दोनों पॉइंट सेम है जो आपके कोर्ट कमीशन के हैं, ठीक है। जहां पर पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, बट ऑब्वियसली कोर्ट के आपने अगर ऑर्डर देखे होंगे तो वो पब्लिकेशन मिलता है आपको, ठीक है। और वो पब्लिकेशन अवार्ड किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब से फॉर्म होता है, इट्स सेम विच वी डिस्कस अंडर द कोर्ट कमिश्नर। और कॉन्फिडेंशियल मैटर के लिए भी सेम, 21 में जाइए, एप्लीकेशन करिए, आपको ये मैटर कॉन्फिडेंशियल मिल सकता है। दिस इज द पावर एंड फंक्शनिंग